Good morning to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy राउत सर। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि क्लासेस कंटिन्यू की जा चुकी है। आप में से जो भी इस YouTube चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। सेकंड, इसके बाद गाइस अपन लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर 10th क्लास की साइंस के पोर्शन के अंदर जो लास्ट अपन लोगों ने किया था वो अपना टॉपिक चल रहा था एटॉमिक मॉडल के नाम से। और जो लास्ट अपना एटॉमिक मॉडल था वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। तो वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से लास्ट में मैंने रदरफोर्ड के जो कंक्लूजन थे वो भी लिखे थे और उसके बाद मैंने उसका एटॉमिक मॉडल भी लिखा था। लेकिन वो मॉडल जो था गाइस वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शूट नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस वजह से उतनी ही क्लास अपलोड कर दी गई। आज मैं आपको एक हल्का सा रदरफोर्ड का वापस अपने रिव्यू करेंगे और उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिखेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं वापस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रिव्यू से। अपन लोगों ने स्टडी की थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के लिए। इट इज आल्सो नोन एज गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। यस्टरडे वी आल्सो रेड दैट इट इज आल्सो नोन एज गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। इस एक्सपेरिमेंट में था क्या कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे एंड अल्फा पार्टिकल्स क्या थे 2He+2 which is also known as helium nucleus. These are coalesced with a thin foil of gold. गोल्ड की foil के साथ इनको कोलेजन करवाया गया और उसके बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे और इसी के बेस पे कुछ कंक्लूजंस देखे। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजंस आर ऑलमोस्ट सेम। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट ऑफ देम इज most of alpha particles passed through this gold foil without any deflection. बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे निकल गए थे। कुछ एक जो थे they deflect at 120 डिग्री एंगल। और जो लास्ट में अपन लोगों ने मेन जिस ऑब्जर्वेशन की बात की थी वो ये थी कि 1 out of 20,000 कम बैक एट 180 डिग्री एंगल। एक जो था वो 180 डिग्री एंगल पे वापस आ गया था। उस बेस पे अपन लोगों ने कुछ अपनी थ्योरी इस तरह दी थी या कंक्लूजंस कुछ इस तरह दिए थे कि जो स्टार्टिंग के अंदर सारे के सारे सीधे निकल गए थे, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, जो ऑलमोस्ट थे वो सीधे निकल गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो अपने क्या कहेंगे उसके लिए कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज ए होलो एंड वैकेंट। क्या होता है? खाली या खोखला होता है। सेकंड अपन लोगों ने ये कहा था कि जो 120 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे उनके लिए अपने ऐसे कहते हैं कि जो 120 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट किस रीजन से हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल थे अल्फा पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स है कब डिफ्लेक्ट हो सकते हैं? एक ही सिचुएशन में, जब इनको कहीं ना कहीं आगे इतना ही कोई पॉजिटिव चार्ज मिला हो जिससे वो क्या हो गए, उन दोनों में रिपल्सन हुआ और वो डिफ्लेक्ट हो गए। और नेक्स्ट लास्ट अपन लोगों ने कहा था कि जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज था वो कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड होगा। वो एक जगह कंसंट्रेटेड होने की वजह से ही वो उसके साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन करके लास्ट वाला 1 out of 20,000 कम बैक एट 180 डिग्री एंगल, वो इसी रीजन से वापस आ रहा है। और अपन लोगों ने साथ में ये भी कहा था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है इट शुड बी कंसंट्रेटेड ओनली वन प्लेस व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के साइज के लिए भी अपन लोगों ने कहा था कि ये पूरे एटम से कंपेयर करें तो काफी कम होता है। अपन लोगों ने एटम की साइज की बात की थी 10⁻⁻10 मीटर और जो न्यूक्लियस के साइज की बात की थी वो की थी 10⁻15 मीटर। तो अब टाइम है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिखने का। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जो न्यूक्लियस है उसी के अंदर ही मास और चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है। तो अपने क्या कहेंगे? होल मास एंड चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। और इसे क्या नेम दिया था? न्यूक्लियस नेम दिया था। सेकंड क्या कहेंगे गाइस? सेकंड ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस होलो पार्ट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड
मूव करते रहते हैं। और विच आर नॉन एज, उन्हें क्या बोला था, किनको, जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं उन्हें क्या बोला था, ऑर्बिट बोला था। तो सेकंड क्या था, सेकंड अपने से कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ व्हिच इज नोन एज ऑर्बिट। उन्हें क्या नेम दिया था, ऑर्बिट नेम दिया था। थर्ड अपन लोगों ने कहा था, इसके थर्ड पोस्टलेट्स में मेन थिंग ये थी कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और लास्ट फोर्थ क्या था गाइस, फोर्थ ये था कि साइज ऑफ एन एटम इज लेस देन साइज ऑफ एन एटम इज साइज ऑफ एन न्यूक्लियस इज लेस देन कंपेयर्ड विद एन एटम। अगर आप एटम के साथ न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल। क्या होता है गाइस, वेरी स्मॉल होता है। और कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। और अपने बात करें एटम की, तो एटम का क्या होगा गाइस, इसके कंपेयर में रिस्पेक्टिवली विद साइज ऑफ न्यूक्लियस ये भी होगा, कितना होगा गाइस, ये होगा 10 की पावर -10 मीटर। तो ये 4 पोस्टलेट्स थे किसके गाइस, ये थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। ये अपना एटॉमिक मॉडल क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें गाइस कुछ प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक्स थी। अब ड्रॉबैक्स क्या थी, इनकी स्टडी करेंगे अपने। तो इनकी स्टडी के लिए अपने क्या कहेंगे, इनकी स्टडी कुछ इस तरह थी कि सबसे पहले इसके लिए अपने को कुछ फोर्स पढ़ने पड़ेंगे। 2 फोर्स पढ़ते हैं अपने। फर्स्ट ऑफ देम इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेकेंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स। What is centrifugal force and centripetal force? मैं अगर आपको कहूं कि कोई एक इंसान खड़ा है यहां पे, मुस्कुरा रहा है, खुश है, लॉकडाउन में है, घर पे है, मजे मार रहा है, और इसके हाथ में क्या है गाइस, एक इसने रस्सी ले रखी है और उस रस्सी के आगे एक पत्थर है इसने बांध रखा है। इस पत्थर को जब ये ऐसे घुमा रहा है, इस सर्कुलर पाथ में क्या करवा रहा है, इसको मूव करवा रहा है अपने हाथ से इस तरह। अगर मैं कहूं कि जब पत्थर यहां हो, जब पत्थर यहां हो, तो उस टाइम अगर इसको ये क्या कर दे, रिलीज कर दे, इस पत्थर को यहां होने के टाइम रिलीज कर दिया जाए, तो आपको ये बताना है कि ये जो पत्थर है, जो स्टोन है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं कुछ आपको गैस करवाता हूं। ए डायरेक्शन में मूव करेगा, यहीं का यहीं गिर जाएगा, बी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे जाएगा, फिर आगे जाएगा सी डायरेक्शन में, या फिर यहां का यहां इस तरफ है, इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा डी डायरेक्शन में। 4 डायरेक्शन मैंने आपके यहां लिख दिए है, ए डायरेक्शन, बी, सी, डी, किस डायरेक्शन में मूव करेगा गाइस, ऑब्वियसली ए डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मींस अगर ये यहां होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस यहां होगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि जिस पॉइंट पे ये रिलीज करेगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट लगाने से उसी के डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट जो अपने ड्रॉ करेंगे, उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। इट मींस इस स्टोन पे हमेशा बाहर की ओर एक टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। किस तरफ गाइस है, बाहर की ओर। ये फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है गाइस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और यहां से ये जो रस्सी बंधी है, जो रोप है इस स्टोन के साथ, ये इसके हाथ में है, इस इंसान के।
जिसकी वजह से ये इसके साथ कनेक्ट है, ये बाहर नहीं जा सकती। इट मींस कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन फोर्स है किसका, इस इंसान का इस पत्थर के साथ है, जो कि और इन दोनों का मीडियम क्या है, ये रो। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं गाइस, इट इज नोन एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। It means there are two type of force. First is centrifugal force and second is centripetal force. Both are worked on a stone when it moves in a circular path. Centrifugal force direction is outside and centripetal force direction is inside. इन दोनों किस तरह की डायरेक्शन है होती है, ये होती है गाइस आउटसाइड और ये होती है गाइस इनसाइड। अब इन दोनों को अपने क्यों रीड करना पड़ा, इसलिए कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये यहां मूव करते रहते हैं। तो इससे पहले गाइस एक थ्योरी है मैक्सवेल की। मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, इस साइंटिस्ट ने इसे कहा था कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल, when any charged particle move in any specific path and you can say only move, when a charged particle move then it decrease itself energy, तो ये अपने एनर्जी में क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। इट मींस जब कहीं ये अपना एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ये अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इसकी एनर्जी में क्या होगा गाइस, डिक्रीजिंग होगी। क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो ये क्या करता जाएगा गाइस, एनर्जी में डिक्रीज होने की वजह से फर्स्ट तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेकंड, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, ये क्या है गाइस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने कहा था कंसंट्रेटेड होता है व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस, इट इज आवर न्यूक्लियस एंड इट इज आवर इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट कि जो अपोजिट चार्ज है उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। कौन सा फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब आप ये बताओ कि आप यहाँ खड़े हो, आपने किसी दूसरे इंसान की रस्सी बांध रखी है और ये घूमता जा रहा है यहाँ और साथ में आप इसको अपनी ओर खींच भी रहे हो, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ रन करता जाएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो आप जिस फोर्स से इसको अपनी ओर खींच रहे हो ये इजीली आपकी ओर आता जाएगा। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ होता होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी तो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है और साथ में यहां से एक फोर्स भी वर्क कर रहा है जो किस डायरेक्शन में है, न्यूक्लियस के डायरेक्शन में है। तो ये धीरे धीरे ऐसे आता जाएगा और कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर जाता है तो एटम का एग्जिस्टेंस ही एंड हो जाता है। When an electron fell down in a nucleus, it means existence of atom is completely end। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर एटम ना हो तो ये अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे, इस तरह की और भी गैलेक्सीज है, पूरा का पूरा जो स्पेस है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर एटम ना हो। तो साइंटिस्ट ने से कहा कि अगर ये इस तरह तेरे हिसाब से मूव करता है, रदरफोर्ड ने कहा अगर ये तेरे हिसाब से मूव करता है तो आपको ये बताना है, तो ये इसके अंदर गिर जाता है, आपके हिसाब से तो गिर जाना चाहिए, तो ये गिरता क्यों नहीं। ये बात रदरफोर्ड के समझ से बाहर थी। ये बात गाइस है रदरफोर्ड के समझ से बाहर थी। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, फर्स्ट ड्रॉबैक क्या थी रदरफोर्ड की, कि ये क्या नहीं कर पाया था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था गाइस। सेकंड क्या रहेगी, सेकंड ये रहेगी कि इलेक्ट्रॉन की सही यानी इसके अंदर क्या सही अरेंजमेंट होता है, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर इसको सही एक्सप्लेन कर पाता तो ऊपर वाला भी इजीली क्या हो जाता, एक्सप्लेन हो जाता। तो ये क्या नहीं कर पाया, he could not explain the internal structure of
एटम। हालांकि गाइस ये इनकी ड्रॉबैक थी, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन अपने जानते हैं कि इनकी बात सही थी, इन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। हालांकि ये क्या नहीं कर पाए थे, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्रॉबैक्स के नाम में तो आएगी वो। क्वेश्चन आ सकता है राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, तो अपने को क्या करना है, ओनली ये ड्रॉबैक्स लिखनी है। लेकिन अपने को मालूम है कहीं ना कहीं रदरफोर्ड अपनी जगह सही था। तो आप गाइस रदरफोर्ड की जो एटॉमिक मॉडल की ड्रॉबैक्स है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं कि हाउ डिड बोर सक्सेस टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स, वो किस तरह इनको सक्सेस हो पाया था ओवरकम करने में, अभी अपने देखते हैं। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे गाइस वो थे नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ देम कि उन्होंने जो यूज किया था अपने डॉक्ट्रिन को प्रेजेंट करने के लिए, तो उसके लिए उन्होंने क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया था। किसका लिया था गाइस, क्वांटम फिजिक्स का। क्वांटम फिजिक्स का सहारा किसने लिया था, नील्स बोर ने, और किसके लिए, अपना जो मॉडल था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट गाइस इसको स्टडी करते हैं हल्का सा। क्या था, सबसे अच्छी बात इसकी यही थी कि इसी ने इन दो फोर्स को यूज किया था। कैसे, इसने सबसे पहले तो ये कह दिया कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी एनर्जी ना तो डिक्रीज होती है और ना ही इंक्रीज होती है। उसकी एनर्जी ना ही डिक्रीज होती है और ना ही इंक्रीज होती है। तो जब तक वो उसी में मूव कर रहा है तब तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो बाहर क्यों नहीं जा रहा और वो अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो बाहर इसकी तरफ जो वर्क कर रहा है फोर्स, वो कौन सा वर्क कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनसाइड वर्क कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये दोनों क्या होते हैं, अमाउंट में इक्वल होते हैं, इसीलिए दोनों क्या हो जाते हैं गाइस, बैलेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बैलेंस। और बैलेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है अपने स्पेसिफिक पाथ पे, ना वो बाहर जाता और ना वो अंदर आता। तो ये एक ड्रॉबैक थी जिसने उसको जिस तरह उसने ओवरकम किया था। इसके बाद अपने परफेक्टली स्टडी करते हैं किसको, नील्स बोर को। नील्स बोर ने क्या कहा था और कैसे कहा था। बस आपको गाइस ये ध्यान में रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन्होंने किसका सहारा लिया था, क्वांटम फिजिक्स का सहारा लिया था, ये अपने को यहां ध्यान में रखना है। जब नील्स बोर आए थे, जिस टाइम तक इन भाई साहब ने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी, उस टाइम तक प्रोटॉन इन्वेंट हो चुके थे। क्या इन्वेंट हो चुके थे गाइस, प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन आर न्यूक्लियस, प्रोटॉन आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस। और प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन ही क्या होते हैं गाइस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इनका फर्स्ट पोस्टुलेट कहां से स्टार्ट होता है, प्रोटॉन से स्टार्ट होता है। अगर आप इनको सीक्वेंस से लर्न करोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ये अपना एक एटम है और इस एटम के बेस पर इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ये कहां से स्टार्ट किया था, उन्होंने न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था गाइस, न्यूक्लियस से। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में एक्सप्लेन किया, न्यूक्लियस के बारे में। इन्होंने कहा न्यूक्लियस कोई एक पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड मटेरियल नहीं है, यहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं, दीज आर नोन एज ए प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है। अपन लोग इसके बारे में फर्स्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं कि प्रोटॉन का मास कितना होता है और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। आप बताएंगे मेरे को प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। हाँ सही है गाइस, 1.672 10 की पावर माइनस है 19 कूलम। लेकिन ये किसमें होता है, पॉजिटिव में। आगे बात सुन में।
और सेकंड मास कितना होता है 1.67 into 10 की पावर माइनस है 27 kg, ये इसका मास होता है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। आपको क्या करना है, आपको न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है। कर लिया, फर्स्ट लिया किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। सेकंड देखते हैं गाइस, प्रोटॉन से आगे आते ही कौन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने भी क्या कहा था, इन्होंने भी यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मैं इसका थोड़ा सा लिख देता हूं, प्रोटॉन आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, और ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सेकंड बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने भी यही कहा था, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक पाथ, स्पेसिफिक पाथ। और ये भी किसका था, सर्कुलर, ये भी किस शेप में था, सर्कुलर शेप में था। बस यहां ध्यान देने वाली बात गाइस ये है कि इन्होंने इन सर्कुलर पाथ को एक अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नेम दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं गाइस, एनर्जी लेवल। यानी इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये एनर्जी लेवल है। यही तो पढ़ा था आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। यहां क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और इन्होंने इसको क्या नेम दिया था, एनर्जी लेवल। और साथ में से आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो इनका नेम यहां से क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट हो जाता है। थर्ड क्या था, अब अपन लोगों ने कहां बात की, सबसे पहले न्यूक्लियस की बात की थी। न्यूक्लियस से कहां है, बाहर आए। किसके लिए बात की थी, अपन लोगों ने एनर्जी लेवल की बात की थी। now we go more ahead on energy level. Then we study that these are represented by 1 2 3 4 and we can represent also as a K L M N respectively. यानी कि इन्हें अपने 1 2 3 4 जैसे से आगे से बढ़ते जाएंगे, ऐसे उन्हें आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हो। फर्स्ट को क्या नंबर देंगे, 1, सेकंड को 2, नेक्स्ट को 3, नेक्स्ट को 4। आप इनको क्या कह सकते हो, आप इनको के भी कह सकते हो। इसको स्टार्टिंग से के तुलना हो जाएगा गाइस, कैसे, कैलाश। यानी फर्स्ट को क्या नाम देना है, के, सेकंड एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एम। हाँ, इनको निल्स बोर को ना मालूम चल गया था कि आगे ऐसे करके कैलाश शर्मा नाम से एक टीचर आएंगे और वो क्या करेंगे, साइंस को पढ़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ इसको कैसे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया था। ये लॉजिक है, मैंने बात भी की थी निल्स बोर से, डायरेक्ट बात होती है अपनी इनसे। तो ये एनर्जी लेवल और जो ऑर्बिट्स हैं, इनको इन्होंने किस तरह रिप्रेजेंट किया था, these energy level can be represented by 1 2 3 4 respectively, and these number are known as मेन क्वांटम नंबर। ये ध्यान रखने वाली बात है गाइस। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, अपने क्वांटम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर। These energy level can be represented by 1 2 3 4 respectively, and these number are known as a main quantum number।
सेकंड ये भी है कि इन्हें आप किस तरह से कर सकते हो, K से, L से, M से, N से, इस तरह के ये रिस्पेक्टिवली इंक्रीज होते जाते हैं। These also can be represented with K, L, M, N respectively। तो ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, यानी अपन लोग धीरे धीरे आगे मूव करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने गाइस है फोर्थ पॉइंट की। अपन लोगों ने बात कर ली न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के बाद कर ली इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन से इस बात में मूव करते हैं, हमने एनर्जी लेवल बोल दिया। एनर्जी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिप्रेजेंट जिस नंबर के बेस पे करते हैं उस नंबर से अपने को क्या मालूम चल सकता है, ये अपना कौन सा पॉइंट रहेगा गाइस, ये अपना रहेगा फोर्थ पॉइंट। तो क्या है ये पॉइंट ये है कि जैसे जैसे इनके नंबर इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे इनके नंबर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इनका एनर्जी का लेवल भी इंक्रीज होता जाता है, इनके एनर्जी का लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। कैसे कि जिस एनर्जी लेवल का नंबर 1 है उसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसका 2 है उसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, जिसका नंबर 3 है उसमें और भी ज्यादा एनर्जी होगी, जिसका नंबर 4 है उसकी ज्यादा और भी ज्यादा एनर्जी। तो ये अपने को एनर्जी कैसे मालूम चल सकती है, ये अपने को मालूम चल सकती है नंबर से, और इन नंबर को क्या बोला था, मेन क्वांटम नंबर। सो इट कैन बी सेड दैट एनर्जी amount of energy level of these orbits can be guessed and considered with these main quantum number। इन क्वांटम नंबर की हेल्प से अपने इनको गैस कर सकते हैं। तो अपने क्या कहेंगे, अपने ये कहेंगे कि the energy level is increased with the increasing in main quantum number of energy level। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि लिस्ट एनर्जी किसकी होती है, यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, तो वो आप क्या कहोगे, जिसका नंबर सबसे कम है, और सबसे कम किसका नंबर है, वो है 1 का। इट मींस कि यानी कि जिस एनर्जी लेवल या जिस ऑर्बिट का नेम k है या फिर जिसका क्या है 1 है, इसके पास क्या होगी, लिस्ट एनर्जी होगी। So it can be said that and it can be asked in our question paper according to Niels Bohr write the name of orbit that have least energy। तो अपने क्या कहेंगे, k और 1। ये अपना होगा गाइस फोर्थ टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ टॉपिक की। यहां तक मालूम चल गया आपने को, फर्स्ट अपन लोगों ने क्या कहा न्यूक्लियस के बारे में, सेकंड अपन लोगों ने क्या कहा इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मूव करते हैं उन पाथ को, नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या कहा, नेक्स्ट अपन लोगों ने कहा था कि इन्हें किस नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ हम लोगों ने कहा था कि इस नेम से अपने को क्या मालूम चलता है, इनके एनर्जी का मालूम चलता है। फिर इलेक्ट्रॉन इनमें मूव करते हैं, वो किस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं गाइस कि आपने एक वर्ड सुना होगा मोमेंटम। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सिंपल लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास, और जब ये मूव कर रहा है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को या फिर आप कह सकते हो इन दोनों के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और जिस ऑब्जेक्ट के लिए अपने स्टडी कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये मोमेंटम होगा, और इट इज रिप्रेजेंटेड विद p। ये तो थी स्ट्रेट लाइन की बात। अगर अपने बात करते हैं किसकी, कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस टाइम मोमेंटम की जगह अपने जिसको स्टडी करते हैं किसकी तरह, मोमेंटम की तरह, तो उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं गाइस, एंगुलर मोमेंटम। तो नील्स बोर ने क्या कहा था, नील्स बोर ने कहा था कि ये मूव कहां करेंगे, ऑर्बिट्स कहां हो सकते हैं, ऑर्बिट्स कहां हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस जगह मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, ऑर्बिट्स
उन्हीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेंगे जिन ऑर्बिट्स का, और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ये होता है mv। ये तो सेम है, साथ में क्या ऐड हो जाती है r, और r क्या है, यहां से यहां तक की रेडियस ऑफ ए सर्किल, जो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस है, ये लगा दिया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, एंगुलर मोमेंटम का। इजी सी थिंग है गाइस, कोई टफ वाली बात नहीं है। तो बोर ने ये कहा कि जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, और v किसकी स्पीड होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2 पाई, h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, क्या है गाइस, ये प्लैंक कांस्टेंट है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि mvr एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, h/2 पाई के इक्वल होना चाहिए। h अगर 2 पाई के इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, या फिर तो होल इंटीजर होना चाहिए, मल्टीपल क्या होना चाहिए, होल मल्टीपल। जैसे कि इतना हो सकता है, h/2 पाई हो सकता है, 2h/2 पाई हो सकता है, यानी कि यहां 1 लग गया, कुछ नहीं होता, वहां में लगा सकते हैं अपने मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे h ही आएगा। 2 हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी उसका जो एम्पियर है वो किसके इक्वल हो सकता है, h/2 पाई हो सकता है, 3h/2 पाई हो सकता है, 4h/2 पाई हो सकता है। यानी कि आगे जो नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई में जो नंबर लगा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, होल इंटीजर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहां क्या लग रहा है, h/2 पाई जाके क्या लग रहा है, 2.1 लग रहा है मल्टीप्लाई में। अगर इस तरह का आ रहा है, mvr की वैल्यू इतनी आ रही है, तो वहां इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, वहां इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड मूव करते हैं, वहां वो मूविंग उनकी नहीं हो पाएगी, रिवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या थी गाइस, ये ही इनकी स्पेसिफिक बात थी कि इन्होंने किसके बारे में बता दिया था अपने को, इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक जो सर्कुलर पाथ है उसके बारे में बता दिया था। और यहाँ h क्या है गाइस, h अपना प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.64 into 10 की पावर माइनस 34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड। ये क्या होती है गाइस, इसकी वैल्यू 6.64 into 10 की पावर माइनस 34, यहां ये क्या है, m स्क्वायर केजी पर सेकंड। ये गाइस इसका क्या है, ये इसकी यूनिट है। तो ये क्या है गाइस, अपनी h की वैल्यू। तो ये इनका क्या था, फिफ्थ पोस्टुलेट था। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने चलते हैं इसके बाद इससे आगे। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक है कि अपने 1 बाय 1 आगे मूव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने को इनका जो ये मॉडल है वैसे वैसे अपने पढ़ रहे हैं। ये अपने नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल ही पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे कैसे कंटिन्यू 1 बाय 1 लिखने हैं। फर्स्ट अपने को प्रोटॉन के लिए लिखना है, सेकंड अपने को इलेक्ट्रॉन जहां मूव करते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं, ये लिखना है। थर्ड इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 के एलिमेंट से लिखना है। फोर्थ जो है वो क्या है कि इससे अपने को मालूम क्या चलता है, मेन क्वांटम नंबर बोलते हैं, और इससे अपने को एनर्जी लेवल का मालूम चलता है, किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिलेटिवली एनर्जी के बारे में मालूम चलता है। नेक्स्ट अपने क्या कहते हैं, फिफ्थ पॉइंट है उसके अपने मूव कहां कर सकता है, विच इज mvr h/2 पाई। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इट शुड बी होल इंटीजर ऑफ h/2 पाई। ये किसने कहा था, नील्स बोर ने कहा था। इसके बाद अपने चलते हैं आगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको बाद में स्टडी करने में काफी इजी हो। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद उन्होंने कहा था 7 टो नंबर 6 5 यहां तक कर लिया था आप लोगों ने लास्ट, और अपने बात करते हैं 6 की। इन्होंने कहा था देयर इज नो चेंज in energy of an electron during moving in a specific energy level।
यानी कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसी में मूव कर रहा है, तो ना इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी ना इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी थिंग है, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ और एनर्जी लेवल। ये इसमें मूव करता रहेगा तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो एनर्जी में चेंज कब आता है, ये इन्होंने कहा था 7th और लास्ट पॉइंट में। 7th और लास्ट पॉइंट में क्या कहा था इन्होंने, ये कहा था कि ये एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज कब होती है, ये हम लोगों ने कोई एटम बना लिए, ये यहां मूव कर रहे हैं, ये बाद में गाइस पढ़ेंगे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दिक्कत कहां आती है, एनर्जी चेंज कब होती है। इन्होंने से कहा था कि ये K1, ये L2, ये K के बाद L के बाद क्या था M और 2 के बाद 3, तो आप इसे 3 भी लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो। ऐसे यहां इसको आप K भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, इसको क्या लिख सकते हैं M3 लिख सकते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसी में मूव कर रहा है इसी एनर्जी लेवल में फर्स्ट में, तो इसकी एनर्जी ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। जब ये कहां हो, सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले में अगर मूव कर रहा है तब वो इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। ओनली जब इसी में मूव करता जा रहा है तब इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब अगर ये सेकंड में है, सेकंड से किस में जाना चाहता है, थर्ड में, यानी सेकंड से किस में जाना चाहता है, थर्ड में। अपन लोगों ने फोर्थ पॉइंट में क्या किया था, कहा था कि इन क्वांटम नंबर से अपने को एनर्जी लेवल का मालूम चल जाता है। तो सेकंड वाले की क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ सेकंड क्या होगा, कम होगा किससे, थर्ड से। मालूम अपने को जिसका जितना ज्यादा नंबर उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा। तो सेकंड वाले में अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास एनर्जी सेकंड वाले के हिसाब से है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग है। और जब ये थर्ड में मूव करेगा, जब ये थर्ड में मूव करना चाहता है, जंप करना चाहता है, तो थर्ड वाले के हिसाब से इसको एनर्जी चाहिए। जब ये थर्ड में जाना चाहता है तो थर्ड वाले के हिसाब से इसको एनर्जी चाहिए। तो अगर ये थर्ड में जाएगा तो इसको एनर्जी और गेन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इसे गेन करनी पड़ेगी। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा